ट्रेड करते समय उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर गेन करना शुरू किया। एंड देन द फ्रीडम स्ट्रगल पार्ट स्टार्ट्स। तो फ्रीडम स्ट्रगल का जो पार्ट है वो 1885 से 1947 तक का है। सो भाई 1885 बेसिकली इज द ईयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब से कांग्रेस शुरू हुई तब से ऑफिशियली इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई। बट ऑफ कोर्स जब कांग्रेस शुरू हुई थी तब इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल नहीं शुरू हुई थी। यानी इनफैक्ट कांग्रेस बनी थी तब वो आज़ादी थोड़ी ना मांग रहे थे, वो कुछ कंसेशंस मांग रहे थे ब्रिटिश से। और धीरे धीरे करके फिर वो फ्रीडम स्ट्रगल में कन्वर्ट हुई एंड इवेंचुअली इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। फिर तुम्हारे सिलेबस में एक और पार्ट है विच इज कॉल्ड द पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज दिस? ये कैसा है कि नाउ सी एवरी पासिंग ईयर इज गोइंग इनटू हिस्ट्री। तो अब इंडिया को फ्रीडम मिले हुए भी 70 साल हो गए, 70 साल से ज्यादा हो गए। तो उसका भी एक सब्सटेंशियल पार्ट हो जाता है जो तुमको पता होना चाहिए। सो दैट इज वाई इन्होंने इसमें एक और पार्ट रखा है। तो वो 1947 से लेके अराउंड ईयर 2000 तक का है। तो ये जो पार्ट है 50 या 53 ईयर्स का, ये भी करना है बिकॉज दैट इज ऑल्सो हिस्ट्री। तो इसमें फिर बाकी की चीज़ें, इंडिया में फिर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो उसके क्या मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं बिकॉज वो तो पॉलिटी का एक पूरा अलग सेक्शन है ही। तो उसमें बाकी की चीज़ें, इंडिया में स्टेट्स के क्या प्रॉब्लम्स थे, और इंसर्जेंसी हैपन, कश्मीर का प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ, नक्सल प्रॉब्लम कैसे शुरू हुआ, इंडिया का इकोनॉमिक कंसोलिडेशन कैसे हुआ, कैसे 5 ईयर प्लान्स आए, देन पब्लिक सेक्टर शुरू हुए, देन फ्रॉम कंट्रोल्ड इकोनॉमी हाउ वी मूव टूवर्ड्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी सिंस 1990s। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी कई सारे एस्पेक्ट्स जो है वो तुमको कर रहे हैं आज़ादी के बाद के, वो हिस्ट्री में करना है। ओके अब उसमें कई सारी चीज़ें ओवरलैपिंग रहती है, जैसे उसका कुछ पार्ट पॉलिटी से ओवरलैप होगा, कुछ पार्ट इकोनॉमी से ओवरलैप होगा। ओके देन अनदर सेक्शन इज वर्ल्ड हिस्ट्री। अब ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, या जस्ट अ मिनट। Some people are saying they can't hear me. So I think I'm audible now. Okay. Hmm. Uh, there is one Sadia. Can you hear me?
Okay, anyways, we'll continue. So पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ये था. अच्छा, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट है. अब वर्ल्ड हिस्ट्री तो अब ऐसे इंडिया की इतनी बड़ी हिस्ट्री तो वर्ल्ड के सब कंट्रीज की हिस्ट्री तुमको इसमें नहीं जाननी है. इसमें उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मेंशन किए हैं जो करने हैं. तो जैसे उसमें दोनों वर्ल्ड वॉर हो गए, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, देन डीकोलोनाइजेशन दैट हैपेंड इन द वर्ल्ड. डीकोलोनाइजेशन मतलब जो इंपीरियल पावर्स थी यूरोपियन कंट्रीज ने जो दुनिया की सब कंट्रीज पे कब्जा करके रखा था, वो धीरे धीरे उनको इंडिपेंडेंस मिलना शुरू हुआ 1940s 50s में. तो दैट इज कॉल्ड डीकोलोनाइजेशन, अ पीरियड ऑफ डीकोलोनाइजेशन. तो उसके बारे में तो ऐसे कुछ 5-6 टॉपिक्स है वर्ल्ड हिस्ट्री में, बस उतना ही करना है. तो अब इसमें प्री और मेंस में क्या है, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसा स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में नहीं है, ठीक है. फिर एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया स्पेसिफिकली मेंस में नहीं है, लेकिन एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया का आर्ट एंड कल्चर पार्ट मेंस में है. ओके. और सो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है. बाय एंड लार्ज सिलेबस ओवरलैपिंग है, सिर्फ कुछ पार्ट प्रीलिम में नहीं है, कुछ मेंस में नहीं है. सो इट इज लाइक दिस. सो बट एनीवेज आपको स्टडी तो सभी कुछ करना है. सो दिस इज बेसिकली द यूपीएससी हिस्ट्री सिलेबस. ओके. नाउ विल स्टार्ट विथ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. तो एंशिएंट इंडिया करने से पहले मतलब आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट आर देयर इन दिस बुक. तो हम बेसिकली ये जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं, ये हम एनसीईआरटी से ही करेंगे. और इसका बेस तुमको एनसीईआरटी रखना है. एंड अदरवाइज एक पूनम दहिया की बुक आती है एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, वो खरीदनी है. सो दैट आई विल टेल यू लेटर. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास नोट्स जो अपने हैं प्रिंटेड, वो भी यू विल गेट. तो इसमें जितने भी टॉपिक्स है उसका हम एक ब्रीफ ओरिएंटेशन करते हैं. ऑलराइट. सो दीज आर वेरियस टॉपिक्स. देखिए काफी सारे हैं, अराउंड 25 टॉपिक्स है. ऑलराइट. तो इन सब के बारे में धीरे धीरे ये करते हैं. मे बी इसी में 2 सेशंस लग जाएंगे. सो आज और कल हम इन्हीं का ओरिएंटेशन करेंगे ब्रीफली. का वो भी ब्रीफ ही होगा. एंड देन वी विल स्टार्ट विथ ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन. ओके. तो द फर्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम हिस्ट्री पढ़ते ही क्यों है, और फिर उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है. तो हिस्ट्री पढ़ना इसलिए हमको जरूरी है बिकॉज हमको अपने बारे में ही पता लगता है. लाइक विदाउट द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री यू डोंट नो हु यू आर, वेयर यू केम फ्रॉम, व्हाई डू यू एग्जिस्ट, व्हाई डू यू एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर कल्चर. तो उसके बारे में फिर कल्चर जो है, हर जगह का अपना एक कल्चर होता है जिसको संस्कृति बोलते हैं. तो वो संस्कृति कहाँ से इवॉल्व होती है और वो क्यों होती है, तो उसके बारे में जानना, उसके बारे में हम जानते हैं हिस्ट्री के स्टडी के थ्रू. ठीक है. तो अब उसमें हम जैसे कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हमने यूज़ करना शुरू किया, फिर राइटिंग कब शुरू हुई, फिर जो रिटन लिटरेचर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ओके. अब इंडिया एक वन ऑफ ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें जितनी डाइवर्सिटी है वो पूरी दुनिया में किसी भी एक देश में नहीं है. ओके. सो किसी भी एक देश में, अब जैसे यूरोप की भी तुम अगर सारी कंट्रीज को एक कंट्री मान लो, सपोज यूरोपियन यूनियन को भी अगर आप एक कंट्री मान लो, तब भी उसमें उतनी डाइवर्सिटी नहीं होगी जितनी इंडिया, एक अकेले इंडिया में है. क्योंकि यूरोप को अगर तुम जैसे एक कंट्री मान लो अगर पूरे यूरोप को, तो तब भी वहां पर लैंग्वेजेस का डिफरेंस होगा, लेकिन उनकी कई सारी चीजें सिमिलर है. यानी उनका रहन सहन, खाना पीना, देन इनफैक्ट रेशियली भी वो काफी एक ही रेस के हैं. एंड उनका बाकी कल्चर, उनका म्यूजिक एंड ड्रेसिंग, द कुजीन्स. अब ऑफ कोर्स कुजीन्स में वेरिएशंस होंगी. नाउ रशियन फूड वुड नॉट बी सेम एज फ्रेंच फूड, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज उसमें एक सिमिलैरिटी है. लेकिन इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है. तो वो डाइवर्सिटी इंडिया में क्यों रही है, वो इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर एक इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ क्रूसिबल ऑफ वेरियस एथनिक ग्रुप्स. एथनिक ग्रुप्स का मीनिंग ये है कि बहुत सारे अलग अलग जगहों से इंडिया में लोग आए. कुछ ने यहाँ पे राज किया, चले वापस चले गए, कुछ यहीं बस गए और यहीं के
सोसाइटी में असिमिलेट हो गए। ओके, तो अब जैसे इंडिया में शुरू से इंडो ग्रीक्स का प्रभाव रहा है, दैट इज एलेक्जेंडर का जब इन्वेजन हुआ था उसके थ्रू, देन उधर से अफगानिस्तान और नॉर्दर्न चाइना और वहाँ से भी कई सारे इन्वेडर्स इंडिया में आए और जिन्होंने यहाँ पे राज किया। फिर कुछ उसमें इंडियन पार्ट में फिर देयर वर कुशन्स, द शाकाज, देन हुन्स, स्काइथियंस, टर्क्स। ओके, इतने सारे लोगों का इसमें हुआ। मेडिवल इंडिया में फिर द टर्किश इन्वेजन्स के बाद इस्लामिक रूल शुरू हुआ, तो वो भी एक काफी दिनों तक चला और उसमें से कई लोग वापस चले गए, कई लोग यहीं सेटल हो गए, मोस्ट ऑफ देम सेटल्ड इन इंडिया। तो उसका इंडियन कल्चर पे बहुत बड़ा इफेक्ट आया है। और वो हमको वो क्या इफेक्ट आया वो हमको कैसे पता लगेगा अनलेस वी स्टडी हिस्ट्री। फिर सिमिलरली, अब ये तो बाहर के लोगों का प्रभाव था, लेकिन इंडिया का अपना एक इंडिजिनियस कल्चर भी था, शुरू से ही रहा है। सो अब उसमें जैसे साउथ इंडिया का अगर तुम देखो तो उसका एक यूनिक अपना कल्चर रहा है, जो इन इन्फ्लुएंसेस, इनके इन्फ्लुएंस में ज्यादा नहीं आया, क्योंकि इंडिया ज्योग्राफिकली भी बहुत बड़ा देश है। तो अब आर्यन एक जैसे यहाँ पर आर्यंस अगर शुरू से अगर हम अज्यूम करें आए, जो कि एक थ्योरी है दैट आर्यंस केम फ्रॉम द सदर्न रशिया, यानी जो स्टेपी रीजन ऑफ रशिया, वहां से वो आते नोमैडिक ट्राइब के फॉर्म में आते गए और फाइनली इंडिया में सेटल हुए। तो वो सिर्फ इंडिया में ही सेटल नहीं हुए, वो कई जगहों पे सेटल हुए, ईरान में भी हुए, पाकिस्तान एरिया, अफगानिस्तान एरिया वहां भी हुए, और फाइनली गंगा जमुना दोएब में आके सेटल हुए, उसके आगे नहीं बढ़े। तो वो एक अपने साथ कल्चर लेके आए, उन्होंने एक नया कल्चर शुरू किया, यानी बेसिकली जो वैदिक कल्चर या हिंदू रिलीजन की से एसोसिएटेड कई सारी चीजें वो आर्यन कल्चर, आर्यंस के एडवेंट के साथ शुरू हुई। फिर यहाँ पे एक इंडिजिनियस हड़प्पन सिविलाइजेशन थी नॉर्थ में। फिर साउथ इंडिया में अपना द्रविडियन कल्चर था, फिर उनका एक अपना लिटरेचर भी रहा है, उसमें संगम लिटरेचर है, कोलारियन लैंग्वेजेस, मुंडा लैंग्वेजेस, ये सारी है। ठीक है। अब इंडिया का नाम भी जो भारतवर्ष पड़ा है वो कहाँ से पड़ा है, तो एक भारत नाम का एक एंशिएंट इंडिया में ट्राइब हुआ करता था, और उनको, उस ट्राइब के लोगों को भरत संतति वो कहते थे, उसके नाम से ही ये भारत वर्ड वर्ष इंडिया में का नाम पड़ा और फाइनली भारत। फिर इंडिया जो है वो कैसे एक ही कंट्री के फॉर्म में इवॉल्व हुआ। अब ऐसे तो इंडिया के भी ढेर सारे, इंडिया में भी ढेर सारे एम्पायर्स रहे हैं, लेकिन एक चीज है जिस चीज ने इंडिया को बांध के रखा था, और वो है यहाँ का कल्चर। सो जोग्राफिकली अगर तुम देखो तो नॉर्दर्न इंडिया जो है वो हिमालयास एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है, सो उधर के लोग यहाँ नहीं आ सकते। फिर साउथ इंडियन साइड में अगर पेनिनसुलर इंडिया तुम देखो तो पेनिनसुला में क्या है, वो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, तो उधर के लोग इधर नहीं आ सकते। वहां से मतलब लोगों का आना इतना आसान नहीं है, आ तो सकते हैं। तो एक ही एरिया बचता है, वो है इधर से, यानी थ्रू पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया, लेकिन वहां पर भी कई सारे चेन ऑफ माउंटेन्स है, जैसे हिंदू कुश माउंटेन है, ठीक है, सुलेमान रेंजेस, और ऐसे तो उसमें कुछ पासेस है जिसके थ्रू लोग इंडिया में आए। तो एक ही रास्ता है इंडिया में आने का, और तो इस वजह से यहाँ का जो कल्चर है वो एक तरह से एक ककून हो गया था, यानी जो भी यहाँ पे आया अपना कल्चर लेके भी आया, तो वो यहाँ पे बेसिकली वो सेट हो गया, और उसमें नई नई चीजें ऐड होती गई। ओके, सो इसमें फिर इंडिया में पैन इंडियन रूल्स भी कई लोगों के रहे हैं। यार पैन इंडियन रूल का मीनिंग ये है कि पूरे इंडिया पे भी राज कुछ एम्परर्स ने किया है। तो दिस स्टार्ट्स विथ अशोक। तो अशोक ने यूनिफाई किया था, जिसमें अशोकन एम्पायर जो था वो ऑलमोस्ट अफगानिस्तान तक था, पूरे लेंथ और ब्रेथ ऑफ कंट्री पे अशोक का रूल था। एकदम एक्सट्रीम साउथ इंडिया छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट पूरे कंट्री पे इंडिया का रूल था, और पूरा कंट्री यानी उसमें तुम आज का प्रेजेंट डे इंडिया मत गिनो, लाइक इट इज, यू मस्ट ऑल्सो इंक्लूड पाकिस्तान पार्ट एंड अफगानिस्तान इनटू इट। तो इतना बड़ा अशोक एम्पायर था अशोक का। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी का 4th सेंचुरी एडी में एक काफी बड़ा रूल था इंडिया में पैन इंडियन लेवल पे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एकदम से जो पैन इंडियन रूल रहा है वो औरंगजेब का रहा है, यानी काफी अराउंड 1200 साल के गैप के बाद, 1200-1300 साल के गैप के बाद फिर से पूरा इंडिया पे एक छत्र राज किसी का रहा है, तो औरंगजेब का रहा है। लेकिन इस टेरिटरी का सबसे बड़ा राज जो था अनप्रेसिडेंटेड, यानी उतना बड़ा टेरिटरी पे, इस एरिया के पूरा सब कॉन्टिनेंट पे अगर किसी ने राज किया है
यानी एक छत्र राज अगर किसी ने किया है तो दैट वाज द ब्रिटिश रूल, ठीक है। सो इंडिया हैज बीन यूनिफाइड मेनी टाइम्स, और उस वजह से यहाँ पे एक उसकी यूनिक हिस्ट्री इवॉल्व होके आई है। अब एक पार्टीशन फ्रीडम के टाइम पे एक उसका अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस भी था दैट इंडिया आल्सो गॉट पार्टीशन, तो भारत का बंटवारा भी हुआ। ओके, तो ये सारी चीजें हमको हिस्ट्री के इसमें पढ़ने को मिलती है। और फिर बेसिकली पास्ट का रिलेवेंस क्या है, हम अल्टीमेटली हिस्ट्री क्यों सीखते हैं, उसका मेन पर्पस यही है कि हम हिस्ट्री से सीखते हैं। तो हिस्ट्री से हम क्या सीखते हैं, मतलब हिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंस जो है, अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री या कोई भी पास्ट की चीजें, हम पास्ट से सीखते हैं। तुम अपने भी लाइफ में पास्ट में अगर झांक के देखो तो तुमने जो गलतियां की होंगी वो आगे नहीं करोगे, और वही गलतियां जो दोहराता रहेगा वो तो फिर सबसे बड़ा बेवकूफ है। जो पहले किया वो नहीं करोगे। तो हम पास्ट से सीखते हैं, तो पास्ट की जो बुरी चीजें थी हमको उसको धीरे धीरे अपने इसमें से लगा अब हटाना है। अब जैसे इंडियन हिस्ट्री या कल्चर के साथ कुछ चीजें एसोसिएटेड थी, एक जिसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था, दैट वाज द कास्ट सिस्टम। तो उससे हमने क्या सीखा, उससे ये सीखा कि बेसिकली इंडिया ऑलवेज वाज डिवाइडेड बिकॉज ऑफ दैट। और इंडिया में जो इतने सारे इन्वेडर्स आए और यहाँ पे रूल करके चले गए, उसका एक मेन रीजन कास्ट सिस्टम था, बिकॉज इंडियन सोसाइटी वाज ऑलवेज डिवाइडेड, देयर वाज नो सेंस ऑफ यूनिटी। So unless and until caste system exists, there shall not be any unity in the country. तो the foremost point, सबसे बड़ा इंडिया का चैलेंज ये है कि उस सिस्टम को ही पूरा यहाँ से हटाना है। और अब अब ये एक अलग बात है कि अनफॉर्चुनेटली हमको आज़ादी मिले भी इतने साल हो गए, 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन दैट सिस्टम स्टिल प्रिवेल्स, ठीक है। अब वही ऑफकोर्स उसका इफेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, इन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो खत्म भी हो जाएगा। बट पॉइंट इज अभी तक वो है। इनफैक्ट अभी भी इंटरकास्ट मैरिजेस आर फ्राउंड अपॉन, यानी कोई बहुत हैप्पीली एक्सेप्टेड नहीं होते, इवन इन एजुकेटेड फैमिलीज आल्सो। बाकी के जो है वहाँ तो ऑनर किलिंग भी हो जाती है कई जगहों पे, तो उसकी वजह से। सो अभी भी वो कोई बहुत फ्रीली है नहीं। फिर इंडिया में कम्युनल प्रॉब्लम है, यानी बिटवीन रिलीजन्स। अब ये जो कम्युनल प्रॉब्लम इंडिया में है वो बेसिकली वो कब से है, तुम अगर इस्लामिक पीरियड का की हिस्ट्री पढ़ो तो उसमें तुमको दंगा ये वर्ड कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे कोई कभी कम्युनल प्रॉब्लम था ही नहीं, कोई भी कम्युनल टेंशंस नहीं थी, दो रिलीजन के बीच में कभी टेंशंस नहीं थी। ये टेंशंस जानबूझ के क्रिएट की गई थी, किसके द्वारा, तो ब्रिटिश के द्वारा। सो दैट इंडिया इंडियन सोसाइटी रिमेन्स डिवाइड, शुड they ensured that Indian society remains divided, and of course that will facilitate their rule, तो वो उनके फेवर में था। तो they never wanted Indian Hindu Muslim unity। तो ये जो दंगे रहते हैं वो हिस्टोरिकली ब्रिटिश टाइम से शुरू, और आज की भी डेट में अगर कहीं दंगे होते हैं तो वो कभी भी दंगे कॉमन लोग नहीं करते, वो हमेशा करवाए जाते हैं। तो उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, पहले ब्रिटिश करवाते थे, अब पॉलिटिकल पार्टीज करवाती है। और जो आउटफिट्स रहते हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स और ये इनके इसके जो ऐसे फंडामेंटलिस्ट आउटफिट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उसमें इन्वॉल्व होती है और उसमें पॉलिटिकल बैकिंग भी रहती है। तो यही चीजें हम सीखते हैं हिस्ट्री से। बेसिकली हिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंस है दैट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। ओके, देन वी कम टू द सेकंड टॉपिक। नाउ व्हाट इज द मॉडर्न इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो हिस्ट्री राइटिंग जो है वो इंडिया में कोई नई चीज, यानी इंडियन हिस्ट्री राइटिंग एज सच कभी इंडिया में थी नहीं। सो अगर एक ब्रिटिश के इंडिया आने का एक सबसे बड़ा अगर हम कंट्रीब्यूशन है अपने लिए फायदा अगर हम समझे, तो वो ये है कि हमको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता लगा, बिकॉज इट इज द ब्रिटिश हिस्टोरियंस हु अनअर्थ्ड ऑल द एंशिएंट पास्ट ऑफ इंडिया। वरना वरना तो जैसे इंडियन हिस्ट्री ऐसी कोई क्रॉनिकल्ड हिस्ट्री नहीं थी, उसको पूरा का पूरा उस पर रिसर्च करना, स्टडी करना, एक्सकैवेशंस करना, आर्कियोलॉजी के थ्रू ये करना, ये सब ब्रिटिश ने यहाँ पे किया। वरना तो हमको अपनी हिस्ट्री भी पता नहीं होती ठीक से। सो उसको पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेके, यानी 2500 बीसी से लेके, यानी आज से 4,500-5,000 साल पुरानी से लेके आज तक की हिस्ट्री हमको जो मालूम है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे कोई सेंस ऑफ क्रॉनिकल ये नहीं था, क्योंकि यहाँ के बायोग्राफर्स वगैरह भी जो रहते थे राजे महाराजाओं के, जो उनकी आत्मकथा लिखते थे, तो वो भी उसमें डेट्स और उसका मेंशन नहीं करते थे। सम इवेंट्स वर मेंशन्ड एंड सम कोरिलेशंस वर मेड। अब एक्चुअली बुद्धा की डेथ के बाद कई सारे स्कॉलर्स ने बुद्धा की डेथ की डेट को रेफरेंस माना है इवेंट्स को लिखते समय, लेकिन ये वो भी कोई बहुत कॉमन या
पॉपुलर वे ऑफ राइटिंग नहीं था, एंड सो हिस्ट्री वाज नॉट क्रॉनिकल्ड। क्रॉनिकल्ड मतलब उसको तुम एक टाइम लाइन में सेट करो, वैसी नहीं थी। सो ये जो हिस्ट्री इंडिया में है ये भी सेट की गई है, और ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस की वजह से हुई है। सो उन्होंने सबसे पहले जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, अब नाउ देयर वर टू थिंग्स व्हाई दे वांटेड टू रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर इंडियन हिस्ट्री। वन वाज दैट दे वांटेड टू स्टडी इंडियन कल्चर प्रॉपरली, सो दैट दे शुड रूल इंडिया प्रॉपरली। क्योंकि जब तक तुम उस किसी देश के लोगों को ठीक से जानोगे नहीं, तब तक उन पे राज कैसे करोगे। तो वो जानने के लिए उनको उनका कल्चर और फिर कल्चर से एसोसिएटेड हिस्ट्री, तो वो जानना बहुत जरूरी था। तो इनफैक्ट द फर्स्ट बुक टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश वाज द मनुस्मृति इटसेल्फ। तो मनुस्मृति का को जो फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया गया था 1776 में, सो दैट वाज ट्रांसलेटेड एज द कोड ऑफ जेंटू लॉज। और फिर वो एक बार ट्रांसलेट होने के बाद यहाँ पर हिस्टोरिकल, अब उसमें दो ही चीजें थी। वन, आई टोल्ड यू दैट, फर्स्ट आई टोल्ड यू दैट एक तो टू रूल इंडिया प्रॉपरली, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन वाज दैट the inquisitiveness, the scholarly tradition and the education system that had evolved, developed in Britain। उनकी जो यूनिवर्सिटीज वगैरह वो 300 साल पुरानी है। तो वहाँ पर जो एक स्कॉलरली और ये था इंक्विजिटिवनेस, उसके थ्रू भी इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए ब्रिटेन में एक होड़ मची हुई थी। वहाँ के कई स्कॉलर्स इंडिया आए, इवन वहीं ब्रिटेन से नहीं, जर्मनी और फ्रांस, यूरोप से भी। जैसे मैक्स म्यूलर करके एक जर्मन स्कॉलर था, उसने एक बहुत बड़ी सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज लिखी 50 वॉल्यूम्स की, और एंड दैट वाज ऑल रिसर्च। वो कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, वेल रिसर्च्ड उसने ये पेश किया। और उसके कई वॉल्यूम्स के तो कई सारे पार्ट्स है, 50 वॉल्यूम्स की वो पूरी सीरीज है। सो इट वाज अ बिग टीम दैट वाज इन्वॉल्व। और फिर ऐसी कुछ सोसाइटीज इंडिया में शुरू हुई, एशियाटिक सोसाइटी इन बंगाल, देन बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, ओके। और फिर गीता, भगवत गीता को ट्रांसलेट किया, और ऐसे कई सारी चीजें धीरे धीरे ट्रांसलेट हुई और हिस्ट्री को अपने सेट करना शुरू किया। तो फर्स्ट जो इंडियन हिस्ट्री के पे कोई बुक लिखी गई, तो दैट वाज रिटन बाय विंसेंट आर्थर स्मिथ, was a British he was not a historian, वो एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। उसने उसके ऊपर हिस्ट्री पे रिसर्च करके बुक लिखी। ऑफ कोर्स उसकी जो बुक थी विंसेंट आर्थर स्मिथ की, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया उसका टाइटल था, और वो काफी प्रो इम्पीरियलिस्टिक थी। प्रो इम्पीरियलिस्टिक यानी उसने हिस्ट्री को इस तरह से प्रेजेंट किया था कि ब्रिटिश रूल जस्टिफाई हो सके। यानी जैसे उसमें ये चीजें दिखाई गई जानबूझ के कि इंडियंस आर बेसिकली इंडियंस बेसिकली रिक्वायर अ डेस्पोटिक रूल। इंडियंस को खुद को गवर्न करना नहीं आता, इसलिए कोई तो भी यहाँ पर चाहिए जो उनको रूल करे। और इंडियन हिस्ट्री इज रिप्लीट विथ सच एग्जांपल्स। तो उन्होंने ऐसे ही एग्जांपल्स दिए कि इंडिया के बारे में ज्यादा जो फॉरेन से लोग आए और यहाँ पे उन्होंने रूल किया। तो उसमें एक इंपीरियलिस्ट टिंज भी था, लेकिन कई हिस्टोरियंस ने उसको अनबायस्ड वे में भी लिखा। और फिर एक देयर वाज अ सीरीज ऑफ होल होस्ट ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस आल्सो। तो उसमें प्रोमिनेंट नाम थे जैसे आरजी भंडारकर, देन विश्वनाथ राजवाड़े, एंड अपना देवदत्त भंडारकर was the son of RG Bhandarkar. He also wrote history of Dharmashastras, was written by Pandurang Vaman Kane. Then Hemchandra Roy Chaudhary gave his own treatise, and उसने एक जैसे उससे पहले हेमचंद्र रॉय चौधरी से पहले देवदत्त भंडारकर ने बुक्स अशोक के ऊपर एक बहुत बड़ी सीरीज लिखी थी। फिर रॉय चौधरी रोड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ महाभारत। अब इसमें भी अब एक प्रॉब्लम था कि कई सारे इंडियन हिस्टोरियन जैसे कि हेमचंद्र रॉय चौधरी, आरसी मजूमदार, और एक और था नीलकंठ शास्त्री, इन लोगों का भी उस हिस्ट्री राइटिंग में एक हिंदू बायस था, यानी बेसिकली हिंदू टिंज था, एंड दे वांटेड टू propagate or highlight the importance of Hindu culture in their history writing. एक्चुअली हिस्ट्री राइटिंग जो होती है वो बहुत अनबायस्ड होनी चाहिए, तब तक उसका क्लियर पिक्चर नहीं पता लगेगा हिस्ट्री का। तो अगर तुम किसी एजेंडा के थ्रू या अगर किसी माइंडसेट से हिस्ट्री राइटिंग करते हो तो फिर वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, सो कई उसमें हिंदू बायस्ड वे के भी था। फिर
और फिर कई सारे जो इंडियन हिस्टोरियंस थे वो अनबायस्ड भी थे। सो अब उसमें जैसे ए एस आलतेकर थे, के पी जायसवाल, देन इवन आर जी भंडारकर हिमसेल्फ, ये सारी इन लोगों ने अच्छी हिस्ट्री राइटिंग की है। एंड फिर देन अदरवाइज देर इज अ होस्ट ऑफ हिस्टोरियंस दैट हैव बीन इन्वॉल्व इन हिस्ट्री राइटिंग। और जितनी भी हिस्ट्री राइटिंग इंडिया के बारे में हुई है, दैट ऑल इज हैज बीन क्रॉनिकल्ड एंड पुट इन द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एंशियंट तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर जो भी स्टडी ऑथेंटिक अगर कोई सोर्स है राइट नाउ, तो वो है द नेशनल आर्काइव्स। तो उसमें जो लिखा है वो इंडिया की हिस्ट्री है। अब फिर हिस्ट्री को बदलने की भी कई कोई बार कोशिश होती है, नई नई गवर्नमेंट्स आती है, स्पेशली जैसे अभी जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, दे वांट टू राइट हिस्ट्री इन अ बिट डिफरेंट वे। ओके, जिसमें कांग्रेस का ऑफकोर्स इंपॉर्टेंस कम करना होगा, तो उसमें नेहरू का इंपॉर्टेंस कम करना होगा, तो बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो सब नेशनल आर्काइव्स में नहीं है। सी वॉट एवर हिस्ट्री कम्स, इट शुड कम फ्रॉम द नेशनल आर्काइव्स। ओके, फिर एक नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है द टाइप्स ऑफ सोर्सेस, टाइप्स एंड सोर्सेस ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। तो हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन इसका मीनिंग ये है कि हिस्ट्री तुम बनाते कैसे, कैसे स्टडी करते हो हिस्ट्री को। ओके, और उसमें फिर क्या क्या सोर्सेज यूज किए जाते हैं। तो हिस्ट्री को स्टडी करने के बहुत सारे सोर्सेज है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द एक्सकैवेशन पार्ट। तो जैसे तुम एक्सकैवेशन करते हो ना, एक्चुअली जमीन खोदते हो, तो तुमको हिस्टोरिकल कई सारी चीजें मिलती है। और फिर उसको उसके एक्सकैवेशन करने के तरीके हैं अलग अलग, वर्टिकल एक्सकैवेशन, हॉरिजॉन्टल। वी वोंट गो इनटू द डिटेल्स राइट नाउ बिकॉज वी आर ओनली इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो फिर उसमें अलग अलग टाइप की पॉटरीज मिलती है, फिर तुमको घर के ये मिलते हैं, फिर उसकी डेटिंग की जाती है कि वो कितना पुराना होगा। अब कैसा रहता है कि कई बार हिस्टोरिकल एक्सकैवेशंस में एक्चुअली फूड ग्रेन्स मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं, स्केलेटन्स मिलते हैं एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स के। तो उनकी फिर कार्बन डेटिंग की जाती है, कार्बन 14 डेटिंग। इट्स अ टेक्निक ऑफ नोइंग समवंस एज। तो वो एक ये रहता है, कार्बन 14 इज एन आइसोटोप ऑफ नॉर्मल कार्बन, और इट्स अ बिट रेडियो एक्टिव। तो उसकी एक हाफ लाइफ पीरियड होती है। और कार्बन 14 का कैसा रहता है, वो हम हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में रहता है, मतलब एनी लिविंग इसके बॉडी में रहता है। एंड बाय द न्यूट्रिशन एंड एयर वी इनहेल, बाय द फूड वी ईट एंड एयर वी इनहेल, उससे वो न्यूट्रलाइज होता रहता है। बट वंस दैट ऑर्गेनिज्म डाइज, तो वो न्यूट्रलाइज नहीं होता, वो कार्बन 14 उस बॉडी में से निकलना शुरू होता है, निकलते रहता है, और वो खत्म नहीं होता, बिकॉज वो उसकी एक हाफ लाइफ रहती है, वो हाफ 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 होता रहेगा फॉर एवर। ओके, तो उसकी उसको बैक कैलकुलेट करके तुमको उसकी एज पता लगती है। वरना हाउ डू यू नो दैट डायनासोर्स एग्जिस्टेड 6 मिलियन ईयर्स अगो, 60 मिलियन ईयर्स अगो, दैट मींस 6 करोड़ साल पहले डायनासोर थे। ठीक है, अब वो कैसे पता लगा हमको? वो कार्बन 14 डेटिंग से पता लगता है कि उनकी एज इतनी रही हो, वो उस ईरा में रहे होंगे। ओके, तो ऐसे ही हमको ये भी पता लगता है एक्सकैवेशंस के टाइम पे जो कंकाल और ये सब मिलते हैं, उससे हमको ये भी पता लगता है कि इनकी एज कितनी होगी। तो जब अगर तुमको उस बॉडी की एज पता लग गई, तो ये भी पता लग जाएगा कि वो जो हम जगह एक्सकैवेट कर रहे हैं वो किस टाइम की है। और फिर उसके बाकी के एविडेंसेस के साथ तुमको लिंक करना पड़ता है रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर ऐसे करके हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट होती है। वो एक बहुत कम्बरसम और डिफिकल्ट प्रोसेस है। ओके, फिर अनदर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन इज द कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स में भी क्या, फिर जैसे किस टाइप के कॉइन्स इशू हुए थे, कितने हुए थे। तो वेदर द कॉइन्स वर ऑफ गोल्ड, वेदर दे वर ऑफ ब्रॉन्ज और लेड, पोटिन, ऐसे अलग अलग। पोटिन इज एन अलॉय। तो किस टाइप के कॉइन्स थे, और जिस टाइप के कॉइन्स थे उस हिसाब से वहाँ की इकोनॉमी का पता लगता है। अब फॉर एग्जांपल गुप्ता ईरा के बहुत गोल्ड कॉइन्स मिले। तो व्हाट डज दिस शो? दिस शोज दैट इट वाज अ प्रॉस्परस ईरा, क्योंकि गोल्ड कॉइन सर्कुलेशन में रहना यानी प्रॉस्पेरिटी की निशानी है। और फिर नंबर ऑफ कॉइन्स भी सर्कुलेशन में रहना ही, दैट इटसेल्फ इज एन एविडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो कॉइन सर्कुलेशन में रहने का मीनिंग क्या है कि बहुत सारा ट्रेड होता होगा,
तो ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटी चलती होगी, तो ट्रेड एंड कॉमर्स ज्यादा कहाँ चलेगा, जहाँ पे समृद्धि होगी, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि वो कौन से थे, किस टाइप की इकोनॉमी या किस टाइप की सोसाइटी उस समय चल रही थी। अनदर सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन इज द इंस्क्रिप्शंस देमसेल्व्स, ठीक है। तो इन पुराने इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करो, कॉपर प्लेट्स, रॉक एडिक्ट्स, उस पे क्या लिखा है, और पुरानी स्क्रिप्ट्स, ठीक है। इन सब को स्टडी करके तुमको पता लगता है कि ये कब लिखी गई थी। फिर उसमें उससे तुमको, अब मान लो कोई संगम लिटरेचर है, सपोज संगम लिटरेचर है, तो वो संगम लिटरेचर कोई हिस्ट्री की बुक नहीं है, लेकिन तुमको उस लिटरेचर को पढ़ के पता लगता है कि उस समय की क्या सोसाइटी रही होगी, किस टाइप का पॉलिटिकल फॉर्मेशन रहा होगा, किस टाइप का सोशल अरेंजमेंट रहा होगा, कितने क्लासेस या कास्ट होंगे उस समय, या किस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम उस समय ऑपरेट करती थी। तो संगम लिटरेचर इज बेसिकली पोएट्री, लेकिन उससे तुमको हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगती है। फिर हिस्टोरिकल सोर्सेज, मतलब हिस्टोरिकल स्टडी के लिए अपने पास लिटरेचर के फॉर्म में बहुत सारा मटेरियल है, यानी इनफैक्ट इतना सारा एंशियंट टाइम का लिटरेचर तो पूरे वर्ल्ड में कहीं अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। एंड दिस एंटायर थिंग वाज बेसिकली डिसाइफर्ड मतलब उसको डिकोड करना, क्योंकि वो एक अलग टाइप की स्क्रिप्ट में लिखा होगा, अलग टाइप की लैंग्वेज में लिखा होगा, जो आज की डेट में बोली भी नहीं जाती, पढ़ी भी नहीं जाती। तो उन सबको डिसाइफर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। तो ये सब ब्रिटिश हिस्टोरियंस और यूरोप के जो हिस्टोरियंस इंडिया में आए थे उन्होंने किया था। अदरवाइज हमको अपने ही टेक्स्ट के बारे में पता नहीं होता। तो फिर पता लगा कि वेदास, लाइक वेदों से कई सारी ज्ञान मिलते हैं। वेद भी कोई हिस्ट्री की बुक नहीं है, लेकिन उससे पता लगता है कि वो कब बने थे। जैसे ऋग्वेदिक पीरियड था, फिर एक लेटर वेदिक पीरियड आया जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे थे। उसके अलावा देयर इज अनदर क्लास ऑफ लिटरेचर विच इज कॉल्ड द ब्राह्मणास। ब्राह्मणास मतलब ये, दिस इज नॉट अ वर्ण आई एम टॉकिंग अबाउट, ब्राह्मणास इज अ क्लास ऑफ लिटरेचर। देन देयर वर aranyaks, which is forest text, then Upanishads, and then above all the Gita। तो इससे हमको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगती है। फिर जो ग्रामर पे बुक्स लिखी गई थी पाणिनि द्वारा, उससे भी हिस्ट्री के बारे में कई सारी चीजें पता लगती है। फिर चाणक्य की एक काफी फेमस बुक है, विच इज, चाणक्य का एक्चुअली नाम था कौटिल्य, एंड इट इज स्टिल स्टडीड, एंड इनफैक्ट इट इज टॉट ऑल्सो इन मेनी यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इसमें वगैरह। और उसका नाम है, उसकी 2-3 बुक्स की सीरीज थी, दैट वाज कॉल्ड द कौटिल्यज अर्थशास्त्र। तो ये जो कौटिल्यज अर्थशास्त्र है काफी फेमस, ये इनफैक्ट सॉरी नॉट 2-3 बुक्स, इट इज अ सीरीज ऑफ 15 बुक्स, ओके। तो इसमें कई सारी चीजें पता लगती है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ होल होस्ट ऑफ संगम लिटरेचर। अच्छा, उसके अलावा कई सारे जो कोर्ट पोएट्स और उस समय के राइटर्स थे, उनसे हमको हिस्ट्री के बारे में कई सारी चीजें पता लगती है। जैसे कालिदास, शूद्रक, भाषा, बाणभट्ट, इन लोगों ने जो किताबें लिखी है, वो स्टोरीज लिखी, उससे हमको कई सारी चीजों के बारे में पता लगता है। ऑलराइट, so we will have a break right now, and then we will move to another topic. So after 5 minutes you can log in, just 5 minutes, right? अभी टाइम हो रहा है 8:10, 8:15 पे आप लॉग इन कीजिए फिर से। विल हैव अ ब्रेक।